नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ में। पिछली कक्षा में गद्य शिक्षण के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि गद्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गद्य शब्द कहाँ से लिया गया है और इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ, परिभाषाएँ, लक्षण आदि पढ़े थे, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण विधि है वो है अर्थबोध या उद्बोधन विधि, या तो अर्थबोध कह सकते हैं या कह सकते हैं उद्बोधन विधि। ये एक ही विधि है जो पढ़ी जाती है। तो इस विधि में होता क्या है, देखिए इस विधि में क्या होता है कि अर्थबोध यानी केवल अर्थ का बोध कराया जाता है। केवल और केवल क्या बताया जाता है, किसी भी शब्द का केवल और केवल अर्थ बताया जाता है। तो यदि कोई शिक्षक गद्य पढ़ाते समय केवल शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करता है, केवल शब्द के अर्थ को ही स्पष्ट करता है, तो वह विधि कौन सी कहलाती है, अर्थबोध या उद्बोधन विधि। इसमें जो शिक्षक होता है वो मौखिक जो कार्य होता है उसका प्रयोग कम किया जाता है, यानी कि कुछ वस्तुएं दिखाकर छात्रों से ही उसको उत्तर निकलवाने की कोशिश करता है। अब जिन शब्दों को अर्थ बताना है, किसी भी मान लो शब्द का अर्थ बताना है, तो वह उस अर्थ को बताने के लिए कई प्रविधियों का काम में ले सकता है। कई प्रविधियों को काम में कैसे, कि मान लो किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए वह ग्लोब का प्रयोग कर सकता है, ग्लोब का प्रयोग कर सकता है, वह मानचित्र का प्रयोग कर सकता है, वह किसी चित्र का प्रयोग कर सकता है, वह किसी मॉडल का प्रयोग कर सकता है। जैसे कोई नक्शा बताना है, ठीक है, जैसे भारत का नक्शा बताना है, तो वो या तो ग्लोब का प्रयोग करेगा वो कि या किसका करेगा, मानचित्र का प्रयोग, ठीक है। या किसी मान लो महापुरुष को बताना है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताना है, तो सबसे पहले उसके सम्मुख एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र प्रस्तुत कर देगा या एपीजे अब्दुल कलाम का मॉडल प्रस्तुत कर देगा कि यह है कौन है, मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन जैसे ही वो अब्दुल कलाम को देखेगा तो वह यही कहेगा कि ये कौन है, मिसाइल मैन। या वह क्या कर सकता है कि संधि विच्छेद करके किसी भी शब्द का अर्थ बता सकता है, वह समास विग्रह करके वह किसी शब्द का अर्थ बता सकता है, ठीक है। वह पर्यायवाची शब्द बताकर वह किसी अर्थ को स्पष्ट कर सकता है। या कोई प्रत्यक्ष पदार्थ दिखाकर वह उस अर्थ का शब्द के अर्थ को बता सकता है, या व्याख्या करके उस शब्द के अर्थ को बता सकता है, या हाव भाव के द्वारा क्या कर सकता है, वह अर्थ को बता सकता है। जैसे कोई पेड़ का बताना है कि वृक्ष यानी पेड़ होता है, तो वह पेड़ का क्या है कि प्रत्यक्ष पदार्थ दिखा देगा कि सामने स्कूलों में ज़्यादातर पेड़ मिल जाते हैं, ठीक है। या मान लो कि पाषाण है यानी पत्थर, तो पत्थर भी आसानी से मिल जाते हैं। तो जो चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं उनको प्रत्यक्ष दिखा सकता है, बाकी संधि, समास, पर्यायवाची इनका प्रयोग करके वो बता सकता है। तो यदि इन प्रविधियों के द्वारा वह किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है तो वह विधि कौन सी कहलाती है, अर्थबोध या उद्बोधन विधि कहलाती है। बात करें इसके आगे की, तो यह केवल और केवल किस में, प्राथमिक स्तर पे उपयोगी मानी जाती है, या ये प्राथमिक स्तर पर क्या मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। बात करें इसके गुण और दोषों की, तो इसका जो गुण है, तो गुण क्या क्या है कि एक तो ये विधि क्या है कि प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयुक्त विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है। दूसरी कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि कौन सी है, मनोवैज्ञानिक। क्यों, क्योंकि ये रटने पे बल नहीं देती। बात करें इसके आगे की गुण की, तो यह विधि क्या है, रोचक है और इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। यानी कि चित्र देख लिया या प्रत्यक्ष पदार्थ देख लिया तो यह क्या ज्ञान होगा, वो स्थायी हो जाएगा। वो उस चित्र को देखेगा या प्रत्यक्ष पदार्थ को देखेगा तो वह तुरंत बता देगा कि यह, इसका अर्थ ये होता है या ये है। तो ये विधि रोचक भी है और इससे प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। अब जिसमें गुण होते हैं उसमें दोष भी पाए जाते हैं। बात करें इसके दोषों की, तो ये क्या है कि ये सभी स्थानों पे उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्या नहीं मानी जाती, ये सभी जगह क्या मानी नहीं जाती, उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्योंकि सभी जगह उपयुक्त इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि जैसे उच्च स्तर है और कोई है,
उच्च स्तर है, माध्यमिक स्तर है, तो वहां उपयुक्त नहीं मानी जाती। तो यह विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि ये सभी जगह उपयुक्त नहीं मानी जाती। तो जिस विधि में या जिस गद्य पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक केवल शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करता है तो वह कौन सी हो जाती है, अर्थबोध या उद्बोधन विधि। अब बात करें दूसरे दोष की, तो इसमें क्या है कि केवल शब्दों के अर्थ को समझाया जाता है, शब्द के जो व्युत्पत्ति है कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में नहीं बताया जाता, शब्द का सूक्ष्मता के बारे में नहीं बनाया जाता कि ये शब्द बना कैसे, केवल उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो ये भी इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो ये थी अपनी अर्थबोध या उद्बोधन विधि। आगे हम बात करें माध्यमिक स्तर की, तो माध्यमिक स्तर पे हमने दो शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था, एक तो व्युत्पत्ति विधि और एक दूसरी पढ़ी थी हमने प्रश्नोत्तर विधि। बात करें हम सबसे पहले व्युत्पत्ति विधि की, तो देखिए व्युत्पत्ति विधि है वो इस अर्थबोध विधि का ही व्यापक रूप मानी जाती है। कैसे, देखो आगे हमारी है व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति विधि, बात करें इस व्युत्पत्ति विधि की, तो ये अर्थबोध विधि का ही व्यापक रूप मानी जाती है। व्यापक रूप कैसे कि हमने अर्थबोध विधि में क्या पढ़ा था कि इसमें केवल अर्थ का ही बोध करवाया जाता है। अब व्युत्पत्ति विधि में क्या होता है कि इस विधि में अर्थबोध कराने के साथ यानी शब्द का अर्थ बताने के साथ साथ शब्द की रचना के बारे में भी ज्ञान करवाया जाता है। जैसे एक शब्द है कर्ता, कर्ता शब्द। अब अर्थबोध विधि में तो क्या होगा, कर्ता यानी करने वाला, कर्ता यानी करने वाला, जबकि व्युत्पत्ति में इससे आगे भी बताया जाता है कि इसमें क्री धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तृच प्रत्यय, कि क्री धातु और तृच प्रत्यय के योग से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है, कर्ता शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, जैसे कारक, कारक, कारक का अर्थ भी क्या हो गया, करने वाला, करने वाला। तो जहां तक ये करने वाला तक ही बताया जाता है तब तो ये हो जाएगी हमारी अर्थबोध विधि, क्योंकि केवल अर्थ का ही बोध करा है। लेकिन यदि अर्थ का बोध कराने के साथ साथ यदि शब्द की उत्पत्ति का भी ज्ञान कराता है, जैसे क्री धातु में जब णउल प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, क्री धातु में जब णउल प्रत्यय जोड़ा जाता है तो किस शब्द की रचना होती है, कारक शब्द की रचना होती है। तो यदि अर्थ बताने के साथ साथ शब्द की रचना का भी ज्ञान करवाए तो वह विधि कौन सी हो जाती है, व्युत्पत्ति विधि मानी जाती है। बात करें इसके आगे की, तो यह विधि है वो माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर पर उपयोगी मानी जाती है। माध्यमिक स्तर पर क्या मानी जाती है, केवल और केवल उपयोगी मानी जाती है, यानी ज़्यादातर इस विधि को उपयोग में नहीं लिया जाता, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती माध्यमिक स्तर पर। तो अर्थबोध विधि जिसमें केवल शब्दों के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, व्युत्पत्ति विधि जो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ शब्द की उत्पत्ति या रचना के बारे में भी ज्ञान करवाता है, वह विधि कौन सी हो जाएगी, व्युत्पत्ति विधि के हो जाएगी। बात करें इसके आगे के, तो इसके आगे हमने एक विधि पढ़ी थी प्रश्नोत्तर विधि। देखो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं और ये उपयोगी क्यों मानी जाती है और किस स्तर पर उपयोगी मानी जाती है। बात करें प्रश्नोत्तर विधि की, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक तो प्रश्न और दूसरा उत्तर। और प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम सुकराती विधि भी माना जाता है, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं और सुकराती विधि भी कहते हैं। अब इस विधि में होता क्या है कि इस विधि में प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से पाठ का विकास करता है। जैसे कोई शिक्षक है वो गद्य पाठ पढ़ा रहा है, तो या तो प्रत्येक गद्यांश या गद्यांश की प्रत्येक पंक्ति पर कौन से प्रश्न बनाएगा, या तो वस्तुनिष्ठ या अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ या अति लघुतरात्मक प्रश्न बनाता हुआ वो प्रश्न निर्माण करेगा। वो या तो अति लघुतरात्मक होंगे या होंगे वस्तुनिष्ठ। इन प्रश्नों को पूछता हुआ, शिक्षक प्रश्न पूछेगा, छात्र इसका आंसर देंगे। तो प्रश्न पूछता हुआ यदि कोई पाठ का विकास करता है तो वह विधि कौन सी कहलाती है, प्रश्नोत्तर विधि। अब इसे सुकराती विधि क्यों कहते हैं, देखो इसका एक कारण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का जो प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम किया गया था सुकरात के द्वारा। सुकरात ने इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इस विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है।
बात करें इसके आगे कि ये तो गद्य की है, यदि बात करें पद्य की कि पद्य में इस विधि का प्रयोग करते हैं तो वह वहाँ पे क्या हो जाती है, दंडान्वय खंडान्वय विधि के नाम से जानी जाती है, खंडान्वय विधि के नाम से जानी जाती है। यदि इसी विधि का हम पद्य शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी गद्य में, और बात करें पद्य की तो पद्य में ये खंडान्वय और दंडान्वय विधि के नाम से जानी जाती है। अब बात करें इसके आगे की, तो इसमें हमने पढ़ा था कि यह विधि है जो माध्यमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, देखो बात करें इसके गुण और दोषों की, तो बात करें सबसे पहले गुण की, तो गुण की बात करें तो सबसे पहले ये रटने पे बल नहीं देती है, इसलिए ये कौन सी विधि हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। ये कौन सी विधि होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। बात करें दूसरी, तो इसमें क्या होता है कि छात्र और जो शिक्षक है वो दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। छात्र और शिक्षक क्या रहते हैं, दोनों ही सक्रिय रहते हैं, और जो इससे ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। और ये भी एक रोचक विधि मानी जाती है कि शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र आंसर देता रहता है, तो दोनों ही क्या माने जाते हैं, सक्रिय माने जाते हैं। तो इससे प्राप्त ज्ञान भी क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। छात्र और शिक्षक, शिक्षक प्रश्न पूछेगा, छात्र उसके आंसर देगा, तो दोनों ही क्या रहेंगे, सक्रिय। रटने पे बल नहीं देती, तो ये कौन सी हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि। अब बात करें इसके दोष की, दोष की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक पर कार्यभार है, शिक्षक का जो कार्यभार है वो क्या अधिक बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है कि अधिक बढ़ जाता है। शिक्षक के लिए तो ये ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती, क्यों, क्योंकि इससे शिक्षक का कार्यभार बढ़ जाता है। लेकिन जो माध्यमिक स्तर पर ये विधि है सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो प्रश्नोत्तर विधि की अगर यदि बात करें तो बात करें गद्य में प्रश्नोत्तर विधि और इसको पद्य में खंडान्वय दंडान्वय विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से रीट में कोई भी शिक्षक भर्ती है, सेकंड ग्रेड है उसमें भी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, थर्ड ग्रेड है उसमें भी शिक्षण विधियों के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से, या बात करें पद्य शिक्षण में जिसे खंडान्वय और दंडान्वय विधि के नाम से जाना जाता है, तो इन शिक्षण विधियों से एक प्रश्न रीट में जरूर ही पूछा जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्नों का निर्माण करता हुआ पाठ का विकास करता है, वो क्या कहलाती है, प्रश्नोत्तर विधि, और ये माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अब बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे की बात करें तो हमारी आगे की विधि है व्याख्या विधि। देखो व्याख्या विधि का हमने कुछ अध्ययन किया था, वो व्याकरण, जब व्याकरण की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इस व्याख्या विधि का अध्ययन किया था थोड़ा सा। तो बात करें हम व्याख्या विधि की, व्याख्या विधि, वहाँ पे हमने बात की थी कि ये शिक्षक की दृष्टिकोण से अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा संख्या में बालकों को पढ़ा सकता है। इसमें जो शिक्षण का कार्य है वो भाषण के माध्यम से होता है। तो बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी। वहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि इस विधि का व्याकरण शिक्षण में प्रयोग करते समय एक शिक्षक को 4 चरण या 4 सोपानों से गुजरना होता है। बात करें गद्य की, तो गद्य में क्या होता है कि यह कोई व्याख्या विधि का प्रयोग करता है। तो व्याख्या विधि का प्रयोग जब करता है तो शिक्षक को 5 चरण या 5 सोपानों से गुजरना पड़ता है। वो 5 चरण, वो 5 सोपान कौन से होते हैं, सबसे पहले विषय वस्तु का निर्धारण, विषय वस्तु का निर्धारण, सबसे पहले वो क्या करेगा, विषय वस्तु का निर्धारण करेगा। कोई भी प्रकरण है, कोई भी उसका विषय वस्तु है, उसको सबसे पहले वो क्या करेगा, निर्धारण करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में दूसरा जो चरण आता है वो आता है व्याख्या की योजना बनाना। व्याख्या की योजना, व्याख्या की क्या बनाएगा, योजना बनाएगा। अब जो ये व्याख्या की योजना है उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले फर्स्ट भाग, फर्स्ट कौन सा है कि वह पूर्व ज्ञान का निर्धारण करेगा। क्या करेगा, पूर्व ज्ञान, यानी प्रस्तावना बनाएगा, पूर्व ज्ञान का निर्धारण। तो सबसे पहले वह प्रस्तावना बनाएगा और छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है, यानी पूर्व ज्ञान का मतलब पीछे की कक्षाओं से ज्ञान से, तो सबसे पहले वह पूर्व ज्ञान का निर्धारण करेगा। उसके बाद में वह उद्देश्य का निर्धारण करेगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले, हमारा इस पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, कोई प्रकरण है, कोई पाठ है, उसके बारे में निर्धारण करेगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, तीसरा पॉइंट इसी का है कि विषय वस्तु की रूपरेखा बनाएगा।
विषय वस्तु की रूपरेखा बनाएगा। यहाँ तो केवल विषय वस्तु का निर्धारण करेगा कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है या प्रकरण पढ़ाना है। इसमें क्या करेगा कि पढ़ाना कैसे है इसकी रूपरेखा बनाएगा। उसके बाद में वह इसमें उदाहरण के लिए भी स्थान रखेगा। यदि उदाहरण देना है तो उसको उदाहरण के लिए भी स्थान रखेगा। तो जो व्याख्या की योजना है उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। उसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करें या तीसरे सोपान की बात करें तो तीसरे सोपान में आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि वह इतना सब हो गया, इतना सब होने के बाद में वह क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। जो इसने योजना बनाई है, विषय वस्तु का निर्धारण किया, उससे संबंधित क्या करेगा, व्याख्या करेगा या उससे विषय वस्तु के बारे में भाषण देना आरंभ करेगा। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, वो क्या करेगा कि इसने जो पढ़ाया है उसका क्या करेगा, सारांश बताएगा। क्या करेगा, सारांश बताएगा। और उसके बाद में जो 5वां सोपान आता है वो आता है मूल्यांकन, कि वह अपने द्वारा जो पाठ पढ़ाया है, उसने जिस प्रकरण या जिस विषय वस्तु को उसने पढ़ाया है उसका क्या करेगा, मूल्यांकन। कि मूल्यांकन क्या होता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है वो छात्रों को कितनी भली भांति से और कितने अच्छे ढंग से समझ में आई है, उसे कहते हैं मूल्यांकन। तो सबसे लास्ट में वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो व्याकरण शिक्षण में यदि इस विधि का प्रयोग करते हैं तो 4 चरण या 4 सोपान माने जाते हैं, और इस गद्य शिक्षण में इसका प्रयोग करते हैं तो 5 चरण या 5 सोपान माने जाते हैं। और बात करें इसके आगे की तो ये क्या मानी जाती है, गद्य की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। यह गद्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। किस जगह, उच्च स्तर। तो यह इसकी बात करें गुण की तो यह उच्च स्तर पर गद्य की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। बात करें इसके दूसरे गुण की या नेक्स्ट की तो दूसरा गुण इसका ये होता है कि इसमें शब्दों की संरचना के बारे में ज्ञान करवाया जाता है। शब्दों की संरचना के बारे में ज्ञान करवाया जाता है। बात करें इसके आगे की गुण की तो व्याख्या विधि से क्या होता है कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। आगे बात करें तो छात्रों में तर्क एवं निरीक्षण तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। अब बात करें इसके दोषों की। देखो दोष में क्या है, सबसे पहले कि सबसे बड़ी बात तो ये कि यह केवल उच्च स्तर पर ही उपयोगी मानी जाती है। उच्च स्तर के अलावा बात करें कि प्राथमिक स्तर और जो माध्यमिक स्तर है उस पर उपयोगी नहीं मानी जाती। प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर यह विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती। बात करें इसके आगे तो जो मंदबुद्धि बालक है, जिनकी IQ लेवल कम है, उनके लिए भी ये क्या है, व्याख्या विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती और प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए भी ये क्या नहीं मानी जाती, उपयोगी नहीं मानी जाती। तो ये थी हमारी व्याख्या विधि। आज हमने गद्य शिक्षण की विधियों का अध्ययन किया था। यदि इससे संबंधित आपके कोई क्वेरी या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी है वो इस वीडियो को देख सके और लाभ ले सके। और कोरोना काल चल रहा है अभी, तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।